तो केमिकल प्रॉपर्टीज को हम जो ईथर की है वो डिटेल में हम देखते हैं। ये तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो चार्ट है पूरा, ये पावर मैप था हमारा, जिसमें हमने कहा था ये अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती है ना। जैसे फर्स्ट बच्चों ये क्लोरीन के साथ में हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो अब एक एक रिएक्शंस को हम देखते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन देखिए, हेलोजिनेशन। वेरी फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आपको मालूम है कि सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर कट मालूम है कि एक चीज बाहर निकलेगी ईथर से, डेट इज हाइड्रोजन, और उसको सब्स्टिट्यूट करेगा हेलोजन, वहां पर जाके एक्स लगेगा। तो ये आपको पहले प्रॉपर याद होना चाहिए कि वॉट एवर द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर होगा डजंट मीन उसमें से आपको जो बाहर निकालना है वो क्या निकालना है, एच, और उसमें जो आपको ऐड करना है वो क्या करना है, हेलोजन। ये आपको काम करना है। एच को बाहर निकालना है ईथर से, और एक्स को उसके अंदर आपको जहां से एच को हटाया है आपने वहां पर लगाना है। ये अपना पूरा आपका एक पर्पस है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं, इसको करके देखते हैं थोड़ा सा, तो हमको मालूम चलेगा राइट कि कैसे इसको करना है। राइट, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, वेरी फर्स्ट रिएक्शन को हम देखते हैं। राइट, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम लोग देख रहे हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हमने सबसे पहले एक ही है क्लोरीन के साथ में, तो क्लोरीनेशन इन डार्क पहले फोकस कर लीजिए। क्लोरीनेशन इन डार्क, लाइट नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी स्लो, ये दूसरी चीज है जो आपको आना चाहिए, स्लो। और ये किस में करवा रहे हैं, डार्क में, मतलब लाइट नहीं है। स्टेप वाइज रिएक्शन होगी, कीप इन माइंड, स्टेप वाइज, वन बाय वन, एक साथ नहीं होगी, स्टेप वाइज होगी, स्लो होगी, ये बात तय है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप वाइज स्लो होगी। तो दिस इज एल्फा, पहले एक एच निकला, इस एल्फा से देखिए, फिर उसकी जगह पर ये जो Cl है, एक को वहां पर जाना पड़ेगा, और एक Cl H के साथ में, तो क्या निकल गया देखिए, HCl, और उस एल्फा पर क्या लग गया, Cl लग गया। मतलब हमने आपसे पहले ही कहा था कि एल्फा से जो नियरेस्ट है H को हटाना है, Cl को लगाना है। तो दो Cl थे, एक Cl ने इस H के साथ में मिलके HCl बना लिया, यहां बीच में लिख सकते हैं, और एक Cl वहां एसोसिएट हो गया, तो उसका नाम है एल्फा क्लोरो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, एल्फा क्लोरो डाई इथाइल ईथर। ये डार्क में एक बार और भी हो सकती, फिर Cl2 से कराइए तो एल्फा डैश से स्टेप वाइज निकलेगी ना Cl, तो फिर बीच में HCl निकल गया, यहां भी लिख दिया हमने। चलिए, और एक Cl वहां पर तो लग गया, तो ये एक Cl और एक Cl, तो अब इसका नाम हो जाएगा एल्फा, एल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्टेप वाइज स्टेप होगी, तो एक तो पहले ये याद होना चाहिए। दूसरा क्लोरीनेशन इन लाइट, तो डेफिनेटली क्लोरीनेशन इन लाइट है, थोड़ा सा तो फास्ट होगा, तो हमने यहाँ पर लाइट भी लिख दिया है, और लिख दिया है कि ये फास्ट है। अब इसमें क्या होता है, कीप इन माइंड, एक साथ एट ए ग्लास, एक ही पॉइंट पे 10Cl2 जितने आपके हाइड्रोजन है वो यहां से हट जाएंगे, और जितने हट रहे हैं उसकी जगह बच्चों देखिए Cl लग गए, तो मिला के लिखूंगा तो C2Cl5, C2Cl5, ऑलराइट, या फिर ओपन लिखना तो CCl3, CCl2, फिर CCl, क्योंकि दो H को हटाया, जहां जहां H को हटाया है वहां देखिए, दो H को हटाया, मैं दो Cl को लगा रहा हूं, तीन H को हटाया, तीन Cl को लगा रहा हूं, दो को, तो ये आपका पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर मिल जाएगा, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर मिल जाएगा आपको। ओके, या पर क्लोरो ईथर भी बोल सकते हैं इसको। तो जितने भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे वो निकल जाएंगे, उसकी जगह Cl लग जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट क्लोरीनेशन। तो देखो बच्चों, समझ में आ गई होगी, दिमाग में बिठाइए, स्टेप वाइज होगी। दूसरी बात कही थी, स्लो होगी,
जब आपने क्या लिया है, बोलिए, डार्क लिया है, और फास्ट होगी जब आपने क्या लिया है, लाइट लिए। तो उसमें एक एक करके छटेंगे और इसमें एक ही साथ हट जाएंगे, और जहां से छटेगा वहां उधर भी सीएल था, यहां भी सीएल को ऐड करना है। तो ये पहली इसकी रिएक्शन हुई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी। दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी दो तरह का है, पहले एक एक तरह को देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर बाय एयर, बाय ओजोन, एयर बाद में देखते हैं। तो ओजोन का काम है ऑक्सीजन को देना, तो दिस विल गिव यू ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। सो दिस इज डोनर, दिस वन इज डोनर, और डोनर को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ईथर का एक और प्रॉपर्टी यहां पर एक्सप्लोर किया है, और वो है कि ईथर इज न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को देता है, देगा तो बॉन्ड बना लेगा। इसने दिया है, ये डोनर है, तो ये एक्सेप्टर है, तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एक बॉन्ड बन गया। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डाई इथाइल ईथर पर ऑक्साइड। डाई इथाइल ईथर तो था, पर ऑक्साइड, ये एक्सप्लोसिव होता है। इफ यू कीप इन एयर तो ये ब्लास्ट करता है। ठीक है, दूसरा हम यहां पर देखते हैं कि कैसे रिएक्शन हो सकती है, राइट। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन की पहली रिएक्शन हुई। अब ऑक्सीडेशन की दूसरी रिएक्शन को देखते हैं। और ऑक्सीडेशन की दूसरी रिएक्शन ये, जैसे पहले में ईथर पर ऑक्साइड बना था, तो ऑक्सीडेशन की दूसरी रिएक्शन के अंदर देखिए ये ईथर है, लेकिन अब ये ऑक्सीजन के साथ इसको लॉन्ग टाइम तक ईथर की बोतल को एयर में रख दिया है फॉर लॉन्ग टाइम। इसको जब लॉन्ग टाइम रखेंगे तो ये जो एच है वो पहले हटेगा, जैसे बोतल के ऊपर से कहीं बोतल से ढक्कन को या कैप को हटा दीजिए, दो ऑक्सीजन अंदर गए, ये दोनों ऑक्सीजन यहां पर अंदर गए, और ये एच वापस यहां पर लग गया। तो यू विल गेट इथॉक्सी, ये इथॉक्सी है पूरा यहां से यहां तक। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट इथॉक्सी है, ये जो है वो यहां से देखिए, ये ओ के साथ जो लगा हुआ है, ये दैट इज दिस पार्ट इज इथॉक्सी। क्लियर, तो इसको हम बोलेंगे इथॉक्सी, ये इथॉक्सी पार्ट है। फिर है इथाइल हाइड्रो पर ऑक्साइड, ये इथाइल तो है और ये पर ऑक्साइड, तो इथाइल हाइड्रो पर ऑक्साइड ये है यहाँ पर, एक्सप्लोजिव है ये भी, और हाईली अनस्टेबल है। क्लियर, तो चाहे आप ओजोन से रिएक्शन कराइए, चाहे आप ऑक्सीजन के साथ लॉन्ग टाइम तक छोड़ दीजिए, आपके डाई इथाइल ईथर पर ये भी एक्सप्लोजिव है, और यहाँ हाइड्रो पर बनेगा, ये भी एक्सप्लोजिव है। क्लियर, अब ईथर का एक पर्पस होता है, इसको यूज एज ए एनेस्थेटिक पर्पस। तो आप सोचिए कि अगर ईथर ये एक्सप्लोजिव बन गया है और इस एक्सप्लोजिव को काम में ले लिया तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एनेस्थेशिया, बेहोश करने के लिए काम में लेते हैं। तो पहले टेस्ट कर लेते हैं कि जो आपको ईथर दिया हुआ है वो प्योर है या इम्प्योर है। तो जो भी पेरोक्साइड बना है, हाइड्रोपेट्रोक्साइड बन गया है, तो उसमें आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट KCNS को डालिए। अगर वहां पर रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है तो ये बात क्लियर कट है कि वो ईथर आपका इम्प्योर है, क्योंकि उसमें पेरोक्साइड या हाइड्रोपेरोक्साइड वो होगा, तभी ये रिएक्शन करेगा और रेड कलर का आपको यहां पर फेरोसाइनाइड थायोसाइनेट बना देगा, तो इसका रेड कलर होता है। तो पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड, जैसे ईथर की बोतल को इसीलिए कहते हैं कि भाई एयर में खुला मत छोड़िए, डार्क ब्राउन कलर की बोतल रखिए, इसको केप लगाइए, लेकिन फिर भी कभी अगर रेड कलर आ गया किसका, थायोसाइनेट का, ऑलराइट, तो आप याद रखिए कि वो इम्प्योर है। अब उसको प्योर करना है तो उसमें थोड़ा सा Cu2O डाल देंगे। अगर Cu2 को बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, अगर ये डाल देंगे तो वो ये जो पॉइजनस चीजें इसको वहां से रिमूव कर देगा और उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने भी दे सकता है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि पेरोक्साइड रिमूव, ये जो बन गया था पेरोक्साइड या हाइड्रोपेरोक्साइड, उसको रिमूव करने के लिए क्या डालें, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनेट को डालिए। ठीक है, थायोसाइनेट को डाला था तो रेड कलर आया, ये तो टेस्ट आ गया था। लेकिन अगर रिमूव करना है जो बन गया था उसको, तो क्या करें, तो आप क्यूप्रस ऑक्साइड डालिए। क्यूप्रस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, अगर +2 होता तो मैं उसको क्यूप्रिक बोलता, तो वो उस पेरोक्साइड को या हाइड्रोपेरोक्साइड को रिमूव कर देगा। तो ध्यान से देख लेते हैं, पक्का करिए, जो भी करना है आपको पक्का करिए। ऑक्सीडेशन दो तरह का है, ओजोन से, ठीक है, क्या बन जाएगा, पेरोक्साइड। ऑक्सीजन के साथ लॉन्ग टाइम तक छोड़ा, हाइड्रोपेरोक्साइड, दोनों ही एक्सप्लोजिव है।
दोनों ही इसको इम्प्योर कर देते हैं। तो टेस्ट कैसे करें कि ईथर क्या, क्योंकि ईथर को तो आप काम में ले सकते हैं, किसके लिए काम में ले सकते हैं, एनेस्थेशिया, बेहोश करने के लिए, लोकल एनेस्थेशिया, किसी ऑपरेशन से पहले वहां पर लगाने के लिए। पर अगर ये बन गया तो वहां पर एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो उसमें बना कि नहीं बना है, तो उस ईथर के बोतल के अंदर आप FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फेरस सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनेट डालिए। अगर रेड कलर का वहां पर थायोसाइनेट बन जा, आयरन थायोसाइनेट बन जाता है तो आप मान के चलिए कि वहां पर वो इम्प्योर हो गया। और प्योर करना है तो उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड डाल दीजिए, वो इनको हटा लेगा। तो ये भी क्लियर हो गई आपकी। अब थर्ड रिएक्शन है एक्शन विथ एसिड्स। तो एसिड्स के साथ रिएक्शन, तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि ईथर जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल है, ये हम पहले से आपको बता चुके हैं। और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो रिएक्शन ऑफ ईथर विद कॉन्सेंट्रेट एसिड, तो ये कॉन्सेंट्रेट एसिड है आपका HCl, H2SO4, HNO3, ये कॉन्सेंट्रेट, ये इनको प्रोटोनिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर H+ है, सो दे आर प्रोटोनिक एसिड। अब आप जब ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ईथर के पास लोन पेयर है, उस लोन पेयर को ये ले लेगा प्रोटॉन। तो अब इसके प्लस चार्ज को तो हटा दिया, लेकिन वो प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को दिया है। तो यहाँ ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर की जगह ऑक्सोनियम क्लोराइड। अगर आपने H2SO4 दिया तो डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि ये तो H देगा, HSO4 बाहर रहेगा तो ऑक्सोनियम आयन बनता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है जब वो किसके साथ रिएक्शन करता है, प्रोटोनिक एसिड। तो ईथर प्लस प्रोटोनिक एसिड, तो यू विल गेट ऑक्सोनियम सॉल्ट, ये आना चाहिए। लेकिन अब हम दूसरी रिएक्शंस को देखते हैं इसके साथ में, और दूसरी रिएक्शन से ईथर रिएक्ट विथ लुईस एसिड्स। अब लुईस एसिड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। BF3 जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। BF3 6 AlCl3 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 3 बॉन्ड है, लेकिन 8 होने चाहिए थे। जब इनके साथ करता है तो इनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 1 2 3 4 5 6, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है एंड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया जिससे बोथ द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय दिस ईथर। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट बनता है, ये नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईथरेट्स बनता है। वहां पर ऑक्सोनियम बनता है, यहाँ पर ईथरेट्स बनता है। तो आई थिंक ये दोनों रिएक्शंस क्लियर होगी। और ये जो आपका ईथर है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये भी ईथर से रिएक्शन कर सकता है। और आपको मालूम है RMgx का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 1 2 3 4, तो एक ये देगा, डोनर है हमारा ईथर, एक ये देगा और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाईथरेट। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ईथरेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सोल्यूबल इन ईथर। तो पूछते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज स्टेबल, आप कहेंगे यस, बट अनस्टेबल इन एयर। तो व्हाट टू डू, बहुत सिंपल सा बात है कि GR मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिसॉल्व इन ईथर। क्लियर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो सब लोग जानते हैं, RMgx एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको जब बनाएंगे तो ये सॉलिड स्टेट में इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो इसको ईथर में डालते हैं। ईथर में डालने से ये क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड डाई रिएजेंट डाई इथरेन बना लेता है। और ये डाई इथरेट जो होता है इट इज हाईली स्टेबल क्योंकि इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो ईथर इज बेस्ट सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमको लिख देना चाहिए ईथर इज बेस्ट सॉल्वेंट फॉर GR। बाकी के लिए तो यही है, लेकिन ये भी अपने को याद होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन विथ एसिड। और अब आखिरी रिएक्शन की तरफ जानते हैं और वो है क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो CO बॉन्ड का क्लीवेज मतलब टूटना दो तरह से होता है, या तो एक टूटे
तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, या फिर दोनों ही टूट जाए तो ये नेगेटिव और दोनों तरफ पॉजिटिव, तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती। तो अगर आपने HI डाइल्यूट लिया है तो एक ही बार टूटेगा, तो H प्लस विथ O तो एल्कोहल बन जाएगा और CH3CH2I। लेकिन अगर आपने हेलोजन एसिड्स होट और एक्सिस में लिया है तो फिर दो लेने पड़ेंगे आपको, ये बीच वाला ऑक्सीजन H के साथ भी मिलेगा, तो यू विल गेट H2O, CH3CH2I, CH3 क्योंकि दो I है, एक I इसके साथ और एक I इसके साथ। क्लियर? तो अगर आप ये एरो के साथ रिएक्शंस को देखेंगे बच्चों तो आपको जल्दी लर्न होगी। बॉन्ड का क्लीवेज करना है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, उस पर हमेशा नेगेटिव होगा, और उसके पास वाले, आपको केमिस्ट्री का रूल बताया है कि एक नेगेटिव है तो पास वाला क्या होगा, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है तो पास वाला क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव जहां अटैक करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव अटैक करता है तो क्या अटैक करेगा, नेगेटिव। ये चीजें नहीं भूलना है। प्लस हटता है तो क्या छोड़ता है, माइनस। माइनस हटता है तो क्या छोड़ता है, प्लस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। लेकिन यहां पर ये जो ईथर थे वो सिमेट्रिक ईथर थे, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन का नंबर बराबर था। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। साइट ऑफ क्लीवेज, देखिए अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है, देखो सिमेट्रिकल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ अलग अलग है। तो क्लीवेज अकर्स एट स्मॉल एल्काइल ग्रुप, ये आप कर दीजिए, क्लीवेज अकर्स एट स्मॉल एल्काइल ग्रुप। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बिग ग्रुप है यहाँ पर जो देने की पावर ज्यादा है। तो ऑक्सीजन जिसको आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो उसके साथ रहना पसंद करेगा जिस एल्काइल ग्रुप की प्लस आई पावर ज्यादा होगी। प्लस आई पावर का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर। अब देखिए HI के साथ में तो क्लीवेज हो गया CH3I एंड C2H5OH, क्योंकि यहां पर H जाएगा और यहां पर I जाएगा। फिर यहां से क्लीवेज हुआ तो CH3I, ये प्लस है और ये माइनस है, और ये जो O था उसके ऊपर H लग गया तो एल्कोहल बन गया। तो ये दोनों रिएक्शन आपको क्लियर आ जानी चाहिए, क्लीवेज कहां से हो रहा है। अब इसका एक एक्सेप्शनल केस है केमिस्ट्री में, मैं हमेशा बोलता हूं केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है, बार बार मैं बोलता हूं केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। तो अब ये दिया है, तो आपने तो अभी किया है कि क्लीवेज एट स्मॉल एल्काइल ग्रुप पर, ये टर्शरी जब एल्काइल ग्रुप होगा तो क्लीवेज एक बिग एल्काइल ग्रुप। व्हाई? बिकॉज इसको यहां से टूटने पर हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन मिलता है, दैट इज टर्शरी कार्बोकेटायन। अब अगर हम कराएंगे तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो H विद दिस तो CH3O है, CH3। अब जो है वो, क्योंकि हमने तो कहा है क्लीवेज स्मॉल पे होता है, अगर स्मॉल पे कराएंगे तो ये बनेगा, पर ये तो रिएक्शन ही नहीं होगी। हमने कहा है कि इसमें क्लीवेज कहां से होगा, यहां से होगा, तो ये नेगेटिव होगा CH3OH और I यहां पर लग जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको जो क्लीवेज करना है वो स्मॉल एल्काइल ग्रुप पे करना है, लेकिन जब कभी टर्शरी कार्बन हो, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। कार्बोकेटायन जिसपे C पे प्लस हो और वो टर्शरी हो, डेट इज कॉल्ड टर्शरी कार्बोकेटायन। टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर? तो हमको इस केस की केवल ये एक्सेप्शनल केस है, तो केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। क्लियर? तो इसमें बड़े ग्रुप से टूटेगा, बाकी सब में छोटे से। और हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी तो हम पहले बता चुके हैं, आयोडाइड इज मोर देन ब्रोमाइड इज मोर देन क्लोराइड। तो ये अच्छी तरह से देख लीजिए। लास्ट में एक और रिएक्शन का कुछ पैराग्राफ है, उसको देख लेते हैं। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड बाय PCl5, ठीक है, तो कैसे होगा, ये दोनों ही टूट जाएंगे, तो 1O विद P तो POCl3। अब 2 Cl बच गए, 1 Cl विद C2H5Cl एंड C2H5Cl। ध्यान से समझ लीजिए, लिख के देख लीजिए, पक्का आ जाएगा। वापिस एक बार बता देते हैं करने का तरीका। ये दोनों टूटेंगे बॉन्ड, तो यहां से ये O विद दिस P एंड Cl3, तो यू विल गेट POCl3। अब जो 2 Cl C2H5Cl और C2H5Cl। क्लियर? ऐसे करोगे तो जल्दी याद होगी। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड बाय एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl यहां से ब्रेक होगा, एक ही बार ये भी यहां से टूटेगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है, तो CH3CO और OC2H5, ये प्लस के CH3CO, ये प्लस के साथ में उधर से माइनस आ गया, एंड Cl माइनस विद दिस C2H5Cl, तो ये यहां से निकल गया। ये आपको देखने से ही आएगी, ठीक है। कुछ और रिएक्शन भी बता देता हूं मैं।
अदर रिएक्शन, ताकि आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। फिर हम ईथर का फाइनली जो है वो हम इसकी प्रॉब्लम वाली शीट को देखेंगे। रिएक्शन विद सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो केवल एंट्री हो जाती है सी और ओ के बीच में, तो यू विल गेट प्रोपियोनेट, एस्टर मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एस्टर, इथाइल प्रोपियोनेट। बस सीओ की एंट्री यहाँ पर हो गई बस, और कुछ नहीं है, यहाँ एंट्री हो गई। तो CH3CH2CO, टेम्परेचर 500 एंड 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर 125 डिग्री टू 150। फिर रिडक्शन ऑफ ईथर। रिडक्शन का मतलब आप सब लोग जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऑफ हाइड्रोजन, इसको रिडक्शन इसी को बोलेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर लिया है रेड फास्फोरस एंड HI। ओके, बस 4H, एक H यहाँ गया, C2S6, एक C2S6, 2H यहाँ पर H2O, तो केवल निकालना है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सुन लीजिए, एक H यहाँ पर C2S6, एक H यहाँ पर C2O, दोनों टूटा बीच में से, तो H2O। अब ये डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर। ईथर में से आपको वाटर निकालना है, तो वाटर के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो तो बीच में, इधर से एक H, इधर से एक H, तो ये क्या निकल गया, H2O, तो C2H4, C2H4, इथीन बन गया। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। आप एक बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेरे वीडियो को सुनेंगे, लिख लेंगे, तो बच्चों आ जाएगा। और बच्चों रटने की जरूरत नहीं है, समझने। डिहाइड्रेशन नाम ही बता रहा है कि रिमूवल ऑफ वाटर। अब वाटर के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो बच्चों यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ से HH निकल जाएगा। ठीक है, ये बेहोश करने के लिए काम में आता है, इट इज एनेस्थेटिक। ईथर प्लस ड्राई आइस रेफ्रिजरेटर में काम में आता है। रेफ्रिजरेंट जो बड़े बड़े जो आपके कंटेनर्स होते हैं जिसमें आइसक्रीम एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, तो उसमें ईथर के साथ में ड्राई आइस रखा जाता है। बेस्ट सॉल्वेंट ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट एंड इनर्ट नेचर, मैंने बता दिया था, हाईली वोलेटाइल भी है। और एल्कोहल प्लस ईथर, इसको नेटेलाइट कहते हैं, और आजकल वर्ल्ड में पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के फॉर्मेट में इसको काम में ले रहे हैं, थोड़ा सा ईथर या एल्कोहल मिला के। तो ईथर जब एल्कोहल के साथ में मिलेगा तो इसको नेटेलाइट बोलेंगे। नेटेलाइट इज पेट्रोल, क्लियर। नेटेलाइट और कुछ नहीं है, पेट्रोल का सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, बराबर, ये अपने को ध्यान में रखना है, राइट। तो ये एक एक रिएक्शन इसकी मैंने आपको कंप्लीट, पहले हमने पावर मैप में देखा था कि पहली था क्लोरीनेशन सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ हमने पूरा लिख के देखा कि भाई डार्क में स्टेप वाइज होगा, लाइट में एक साथ होगा। फिर था ऑक्सीडेशन, फिर भी उसके भी दो थे, एक था ओजोन के साथ में, एक था एयर में खुला छोड़ने पर, हाइड्रोक्साइड एंड परऑक्साइड। ध्यान से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। तीसरा था एसिड, तो HCl प्रोटोनिक एसिड से ऑक्सोनियम सोल्ट बना था। और अगर मान लीजिए बच्चों वो एयर में उसको लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज करते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर वो हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता है। और उसपे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था कि परऑक्साइड एंड हाइड्रोपरऑक्साइड दे आर व्हाट, आपको मालूम होना चाहिए। एक तो पहले ध्यान रखिए, मैंने कहा वो हाइड्रोक्साइड और परऑक्साइड जो बनाया था उसमें ध्यान रखिए कि वो जो होता है वो एक्सप्लोजिव होते हैं, इसलिए उनको हटाने के लिए अपने को Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड को डालना पड़ेगा। फिर ये एसिड के साथ, प्रोटोनिक के साथ ऑक्सोनियम, और BF3 वगैरह के साथ में जो लुईस एसिड है तो इथरेट्स बनेंगे। और इसी में एक बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कलेक्ट करने के लिए ईथर को लेते हैं, क्योंकि ईथर के साथ उसका स्टेबल सॉल्यूशन बन जाता है। एंड फाइनली क्लीवेज था, एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन रिएजेंट। तो अब मैंने एक एक रिएक्शन को बताइए, इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से आप बिल्कुल आराम से आप देख लीजिए। और जितना आराम से इन रिएक्शंस को देखेंगे, मैं एक तरीका भी आपको बता देता हूं, जितने आराम से इन रिएक्शंस को आप देखेंगे उतना आपकी दिक्कत कम होगी। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारी के सारी आपकी रिएक्शंस यहाँ पर चल रही है, ये है ना, ये सारी रिएक्शंस चल रही है। आराम से देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एरो यहाँ पर लगे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना, थोड़ा सा टाइम देंगे तो ढंग से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आराम से, जैसे ये पहली रिएक्शन थी, तो एक को सामने रखिए, लाइट में, डार्क में, लाइट में, H को रिमूव करना है, Cl को लगाना है लाइट में एक साथ, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऑक्सीडेशन ओजोन के साथ एयर में खुला छोड़ने पर ईथर परऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड दोनों ही एक्सप्लोजिव होते हैं, तो टेस्ट करना चाहिए ईथर को। तो फेरस सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनेट डाला, है ना, तो रेड कलर, मतलब ये इम्प्योर है। अब उसको हटाने के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड को डालिए। कितना आसान सा है। रिएक्शन विथ एसिड, तो एसिड से ऑक्सोनियम जो प्रोटोनिक है, ऑक्सोनियम क्लोराइड, ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट,
लेकिन अगर लुईस बेस से BF3 जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर ईथरेट्स बनेंगे। यहीं पर एक क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड वाला बनाया कि क्यों ईथर में ही उसको कलेक्ट करते हैं, अदरवाइज अनस्टेबल होता है, क्योंकि ईथर में उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। एंड फाइनली रिएक्शन क्लीवेज वाली थी। अगर आपने डाइल्यूट लिया है तो एक जगह से होगा, अगर कंसंट्रेट या हॉट लिया है तो दोनों से, लेकिन हमेशा स्मॉल ग्रुप पे क्लीवेज होगा। क्लियर, जैसे ये छोटा है ये बड़ा है तो छोटे पे क्लीवेज होगा। और हमने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है, तो टर्शरी में हमने तो कहा था छोटे से होना चाहिए, पर इसको कैंसिल कर दिया, नहीं होगा, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए एकमात्र इस केस के अंदर ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है हटके टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है जो हाईली स्टेबल है, इसलिए बड़े एल्काइल ग्रुप पे यहाँ पर क्लीवेज होगा। तो और ये कुछ क्लीवेज की रिएक्शंस थी PCl5 के साथ में, CH3COCl के साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, रिडक्शन था, डिहाइड्रेशन था, और इसकी यूटिलिटी है। तो इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को फिर देखिए, और फिर अपना एक लास्ट का इसका प्लेलिस्ट का वीडियो आपके पास आएगा, और वो है आपके प्रॉब्लम्स का NCERT और कॉम्पिटिटिव की, तो उसको जरूर आप 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।